स्वागत है इस क्लास में। आइए फिर से जो है सेट नंबर 4 कंटिन्यू करते हैं। इसमें जो है 4 तक सारे जो है सवाल हो गए थे। आज 5वें का क्या करेंगे। इसमें लिखा है कि तरंगों के बीच व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए दशाएं लिखिए, जो कि हमने पहले ही लिख दी है। और कला संबद्ध स्रोत किसे कहते हैं ये भी लिखना है। चलिए ठीक है। देखिए प्रकाश में व्यतिकरण को देखने के लिए निम्नलिखित शर्तें होनी चाहिए। पहली क्या है, प्रकाश के दोनों स्रोतों से निकलने वाली जो तरंगें होती हैं उनकी कलाओं का अंतर स्थिर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर ये तरंग ऐसे ऐसे जा रही है तो दूसरी तरंग भी ऐसे ही जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि तरंगों के बीच जो है कलांतर अलग अलग प्राप्त हो। ठीक। अगली चीज, दोनों तरंगों की तरंग दैर्घ्य अथवा आवृत्तियां वो भी एक समान होनी चाहिए। तरंग दैर्घ्य क्या होती है, लैम्डा, और आवृत्ति क्या होती है, न्यू। ये एक समान होनी चाहिए। अब कहें दोनों तरंगों के आयाम या तो बराबर होने चाहिए या तो लगभग बराबर होने चाहिए। थोड़ा बहुत अंतर चल सकता है लेकिन जो है बहुत ज्यादा अंतर नहीं चल सकता है। अब कहें प्रकाश के दोनों स्रोत एक दूसरे के अत्यंत निकट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक स्रोत यहाँ है तो एक स्रोत वहां है, ऐसा ना हो। ये अत्यंत निकट होने चाहिए, बहुत ही निकट। और ये अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। संकीर्ण का मतलब ये है अत्यंत सूक्ष्म क्षेत्र, जो कि जैसे किसी बर्तन में हम क्षेत्र हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर धूप तरफ या लाइट तरफ देखते हैं तो वो क्षेत्र हमें दिख जाता है। अत्यंत संकीर्ण होना चाहिए। इसके साथ में लिखा है कि कला संबद्ध स्रोत किसे कहते हैं। ये जो शर्त है ये स्थिर रहना चाहिए, यानी ऐसे स्रोत जिसमें प्रकाश के दोनों स्रोतों से निकलने वाली तरंग की कलाओं का अंतर जो है स्थिर हो, क्या कहलाते हैं, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। ठीक, हम लिख देते हैं परिभाषा इसमें। देखिए हमने परिभाषा लिख दी है इसमें। ऐसे स्रोत जिनके बीच कलांतर नियत हो अथवा समय के साथ ना बदले क्या कहलाते हैं, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। आइए अगला सवाल पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिखने को तो नहीं कह रहा होगा क्योंकि 3 नंबर में है। अगर लिखने को कहता होता तो इसे शायद मतलब इसका निगमन भी करना होगा। इसमें लिखिए लिखा है तो लिखिए के लिए जो है 3 नंबर नहीं देगा, याद रखना। पूरे 3 नंबर नहीं देगा। देखिए इसका डेरिवेशन करते हैं। मान लिया एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये इसमें कोई चुंबकीय द्विध्रुव हमने ऐसे थीटा कोण पर झुकाकर रख दिया। थीटा कोण पर इसे झुकाकर ऐसे करके रख दिया। ठीक, ये बिंदु हमने ए मान लिया और ये बिंदु हमने बी मान लिया। अब देखिए इस तरफ मान लिया, अच्छा चुंबकीय बल रेखा है, चुंबकीय क्षेत्र इधर को क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ नॉर्थ पोल हो रहा होगा। अगर मान लिया इस तरफ हमने नॉर्थ पोल मान लिया और इस तरफ हमने नॉर्थ नहीं साउथ मान लिया, यहाँ हमने क्या माना, साउथ पोल मान लिया, यहाँ हमने क्या मान लिया, नॉर्थ। तो नॉर्थ जो है हमेशा साउथ को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, लेकिन नॉर्थ और नॉर्थ इनके बीच में हमेशा क्या होता है, रिपल्शन फोर्स यानी कि प्रतिकर्षण होता है। तो ये नॉर्थ जो है इसे अपनी ओर खींच रहा होगा और इसे धक्का दे रहा होगा। तो इस पर जो है इस चुंबकीय ध्रुवों के कारण ये जो है चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र में अपनी अक्ष के पलटा घूमने का प्रयत्न करेंगे। इस प्रयत्न को ही हम क्या कहते हैं, बलयुग्म आघूर्ण। बलों के युग्म का आघूर्ण यानी घुमा देना, आघूर्ण, बलयुग्म आघूर्ण। ठीक, तो इस अवस्था में हमने जो बलयुग्म आघूर्ण निकाला था, याद हो आपको, टाउ बराबर md sin थीटा, ये निकाला था। यहां आप लिख देना माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण पर
एक द्विध्रुव, एक द्विध्रुव थीटा कोण पर झुकाकर, थीटा कोण पर झुकाकर रखा गया, ठीक, जिसके कारण यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण, जिसके कारण द्विध्रुव पर लगा, इसके बाद आपको लिखना है यहां पर, जिसके कारण लगा बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण क्या हो जाएगा, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, ठीक। यदि द्विध्रुव को डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य जो होता है वो आंशिक कार्य ही होगा, डी डब्ल्यू हो, तब डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, टाउ इंटू डी थीटा, यानी बल आघूर्ण और गुणा में विस्थापन, विस्थापन कितना है, डी थीटा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक से चलिए देखते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ, टाउ वैल्यू है हमारे पास एम बी साइन थीटा इंटू में डी थीटा। अब क्या करेंगे, यदि द्विध्रुव को प्रारंभिक स्थिति थीटा 1 से अंतिम स्थिति थीटा 2 तक घुमाया जाए, तब किया गया संपूर्ण कार्य शून्य से W तक होगा। समझ रहे, ये इसकी लिमिट लग गई। इस वाले पद में हम थीटा 1 से थीटा 2 तक चलेंगे और इस वाले पद में 0 से कहां तक चलेंगे, W तक चलेंगे। इसके बाद देखते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखिए, ये मिटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं यहां पर आएगी आपको, बहुत सरल है ये। 3 नंबर में आपसे पूछा गया है। अब देखिए, तब W बराबर क्या हो जाएगा, 0 से कहां तक, W तक, ये हो जाएगा dW। और जैसे ही dW का मान रखेंगे तो dW का मान देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, थीटा 1 से थीटा 2। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने dW का मान यहां पर थीटा के रूप में लिख दिया, साइन थीटा इंटू डी थीटा। हमने क्या किया, MB को बाहर निकाल दिया, अंदर बचेगा साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक। अच्छा, शायद आपको याद हो किसी को, या मैथ वाले स्टूडेंट ज्यादा जानते होंगे इस बारे में, कि अगर साइन एक्स इंटू डी एक्स का अगर आपको समाकलन करना हो तो शायद नहीं आता ही है, शायद क्या, माइनस का कॉज एक्स आता है। तो यहां हम क्या कर देंगे, एम बी ऐसे ही रहने देंगे और साइन थीटा इंटू डी थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस का कॉस थीटा, और ये लोअर लिमिट और यहाँ पर अपर लिमिट। यहाँ फार्मूला लिख लेना,
इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद देखिए W इज इक्वल टू एम बी, ऐसे ही रहने देंगे, एम बी माइनस का cos थीटा 2 लिख देंगे, पहले अपर लिमिट लिखेंगे और फिर बीच में लगाते हैं माइनस, एक तो ये माइनस ऊपर से ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब ये लगा देंगे थीटा, तो किए जरा शोर हो रहा है। उसके बाद देखिए यहां पर W इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा 1 पहले लिख देंगे और माइनस का कॉस थीटा 2 बाद। ये हमारे पास फार्मूला आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे, यदि द्विध्रुव को शून्य से 90 डिग्री या शून्य से नहीं, थीटा से 90 डिग्री घुमाया जाए, अब हम क्या करेंगे, थीटा 1 की जगह पर हम थीटा लिख देंगे और थीटा 2 की जगह पर हम 90 अंश लिख देंगे। थीटा 2 की जगह पर 90 अंश लिख देंगे, या तो ऐसा करो 90 अंश से कितना घुमाया गया, थीटा घुमाया गया, तब ये पहला जो मान आ जाएगा वो 90 अंश आ जाएगा, उसके बाद जो मान आ जाएगा वो थीटा आ जाएगा। मान लिया हमने, ये क्या वैल्यू मान ली, ये मान लिया। तब हमारे पास जो W की वैल्यू आएगी वो एम बी कॉस थीटा 1 की जगह पर 90 माइनस का थीटा 2 की जगह पर कॉस थीटा, तो यहाँ पर W बराबर एम बी कॉस 90 की वैल्यू होती है 1 और 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमारे पास फाइनल वैल्यू लिख के आई है, ये भी हम जो है लगा सकते हैं। वो शर्त ये है कि हाँ हम कितने से कितना अंश घुमा रहे हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, ये 3 नंबर का सवाल हो गया। आइए अगला इसमें लिखा है कि 5वें गा में कह रहा है प्रकाश के भ्रमण से क्या तात्पर्य है, अध्रुवित तथा समतल ध्रुवित प्रकाश को कैसे प्रदर्शित करते हैं और ध्रुवण प्रकाश तरंगों की किस प्रकृति को पुष्टि करता है, अनुप्रस्थ प्रकृति को पुष्टि करता है। और बाकी का हमने सेट 2 में 5वें के घा के अथवा वाले में हम ये बता चुके हैं आपको। अब 5वें के गा का अथवा, इसी में 5वें का गा का अथवा है, क्या दिया रखा है, लिखा है कि ठोसों के ऊर्जा बैंड आरेख द्वारा चालक, अर्धचालक एवं कुचालक में अंतर समझाइए। चालक क्या होते हैं, जिनके संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं या जिनके बीच एनर्जी गैप यानी कि विशिष्ट ऊर्जा अंतराल लगभग जो है 0 होता है, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, चालन। वही हमने लिख दिया है यहाँ पर। अच्छा, अचालकों में क्या होता है, ये अचालक है, ये चालक है, ये अचालक है, ये अर्धचालक है, ठीक है, लिख लेना। अब इसमें लिखा है कि संयोजी बैंड पूर्ण होते हैं, ये वाले पूर्ण होते हैं और ये क्या होते हैं, रिक्त होते हैं। इसलिए क्या होता है, इनके बीच में एनर्जी गैप यानी निषिद्ध ऊर्जा अंतराल या वर्जित ऊर्जा अंतराल जो है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग बराबर हो जाता है। तभी जो है यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को जाने के लिए बहुत ऊर्जा की यानी कि लगभग 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए ये वहां नहीं जा सकते, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक में ये इलेक्ट्रॉन वहां नहीं जा पाएंगे। अगली चीज क्या है, चालक बैंड और संयोजी बैंड, ये क्या होते हैं, दोनों ही आंशिक रूप से भरे होते हैं। जब इसे एनर्जी दी जाती है तो एनर्जी का मान जो है इससे ज्यादा हो जाता है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी लगभग ज्यादा हो जाता है। तो मतलब इससे कम रहता है लेकिन इससे ज्यादा हो जाता है। तब जो है यहाँ के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आसानी से चले जाते हैं, यानी कि बाह्य अपद्रव मिलाया जाए तब की बात है ये, इसलिए इसे हमने क्या दिया है नाम, अर्धचालक। आइए फिर अगला सवाल करते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। देखिए अगले सवाल में हमसे कहा है, ये हमने कैलकुलेशन पहले ही लिख के रख दी है,
हम समझा देंगे आपको। लिखा है कि दिए गए परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। ये परिपथ दिया है, इसमें हमें धारा का मान ज्ञात करना है। और साथ पहले धारा का मान समझिए। 200 ओम प्रतिरोध है और ये संधारित्र की धारिता है 15 माइक्रोफैराड। ये इसका जो है मेन जो विभव है वो है 220 और इसकी आवृत्ति है 50 हर्ट्ज। तो धारा का मान हमसे ज्ञात करवा रहा है। R बराबर 200 है, C बराबर 15 माइक्रोफैराड, माइक्रो की जगह 10 की पावर -6 और बाकी XC हमें निकालना है। XC बराबर क्या होता है 1/C ओमेगा। C की वैल्यू है 15 गुना 10 की पावर 6 ये वाली, और फिर ओमेगा बराबर होता है 2 पाई f। 2 और पाई की वैल्यू होती है 3.14, यहाँ है 50। तो हमने यहाँ पर कैसे काटा है, यहाँ पर आप समझिए। देखिए दशमलव हटाएंगे तो यहाँ हम 2 जीरो बढ़ाएंगे। 50 दूनी 100, 100 से ये पूरा कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 314 और इसकी गुणा 15 की गुणा हमने करी तो ये है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 10 की पावर 5 बचा और यहाँ 471। हमने यहाँ से 10 की पावर 3 अलग कर दिया और 10 की पावर 2 अलग कर दिया, 5 जीरो हो गए। 1000 से जब इसे मतलब 447 से जब इसे भाग दिया तो 2.1 आया। जब इनकी आपस में गुणा करा दे तो लगभग 210 आ गया। तो ये हमारे पास XC का मान हो गया। हमें Z निकालना होता है तो Z के लिए हमने ये फार्मूला आजमाया है। इसमें लिखा है R² X²। इसका मान रख के हमने ये कैलकुलेट कर दिया, ये हमारे पास 290 निकल गया है। अब हमें धारा निकालनी है तो धारा बराबर क्या हो जाएगी V/Z। V की वैल्यू है ये और Z की वैल्यू अभी हमने निकाली है, तो इसको जब इससे भाग देंगे तो लगभग इतना आ जाएगा। ठीक है, अगली चीज हमसे पूछ रहा है कि इतना स्क्रीनशॉट ले लें। अगली चीज हमसे पूछ रहा है इसमें कि प्रतिरोध एवं संधारित्र के सिरों पर विभवांतर के बीजगणितीय योग की परिपथ में लगाई गई वोल्टता से तुलना कीजिए। अच्छा, पहले इसका विभव निकालना है फिर इसका विभव निकालना है। चलिए देखते हैं क्या। उसके बाद इनका योग करके ये जो परिपथ में विभव निकला है इससे तुलना करनी है। बहुत ही आसान तरीके से आपको जो है VR का मान बताएंगे। तो VR बराबर होता है IR। I की वैल्यू कितनी है 0.75, R की वैल्यू है 200। तो हमारे पास 75 दूनी 150 होता है, तो ये 150 हमने लिख दिया। दशमलव कहने मतलब ये है, दशमलव हटाएंगे 2 जीरो बढ़ाएंगे, डबल जीरो से डबल जीरो, 75 दूनी 150, ये हमारे पास वोल्टता आ गई R के सिरों की। अब हमें BC निकालना है। BC बराबर कितना है 15 1 मिनट। BC बराबर होता है IXC। I की वैल्यू तो 0.575 और XC की वैल्यू हमने यहां पर निकाली थी, ये देखिए 210 आई। ठीक, दशमलव हटाएंगे, डबल जीरो बढ़ा देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और जब हम इसकी गुणा करेंगे तो हमारे पास ये आएगा लगभग ये आएगा 159 वोल्ट। ये आंसर दिया रखा है, आप देख लेना 159 वोल्ट आएगा। अच्छा, फिर हमसे कह रहा है कि इनका बीजगणितीय योग और इससे इसकी तुलना कर दीजिए। चलिए पहले हम इसका बीजगणितीय योग निकालते हैं। इसलिए योग बराबर क्या हो जाएगा VR प्लस में BC। VR की वैल्यू कितनी है हमारे पास 150 और प्लस में 159। 150 दूनी ये हो जाएगा 309, जो 220 वोल्ट से क्या है अधिक है। जो 220 वोल्ट से अधिक है। ठीक है, बस यही हमें निकालना था। अच्छा, इसमें एक चीज और लिखी है कि ये अंतर क्यों प्राप्त होता है। ये अंतर इसलिए प्राप्त होता है, अंतर प्राप्त होने का मुख्य कारण संधारित्र में धारा का अग्रगामी होना।
क्या है, अग्रगामी होना, ये मुख्य कारण होता है। ठीक है, तो इसमें अगला जो सवाल है, बोहर के परमाणु प्रारूप की संकल्पना लिखिए। ये हम आपको जो है अगला जो सवाल है 5वें का, ये वाला, ये हम आपको सेट नंबर 1 में छठा क्वेश्चन बता चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में होगा। धन्यवाद।